हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। बीपीएससी शिक्षक भर्ती फेज़ 2 के अंतर्गत आज संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम रिवीजन करेंगे। आज की क्लास हमारी रिवीजन क्लास है और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास और देखते हैं संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सबसे पहला ही प्रश्न है कि संविधान सभा के अधिवेशन भारतीय संविधान के निर्माण काल के दौरान कितने हुए थे। यानी कि संविधान सभा जब भारतीय संविधान बना तो कुल कितने अधिवेशन हुए थे। तो कुल 12, कितने टोटल 12 अधिवेशन हुए थे भारतीय संविधान को बनाने के लिए। दूसरा प्रश्न है संविधान के निर्माण में लगा समय, यानी कि हमारा भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा। तो आपको एज इट याद करना है। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। कितना? तो 2 वर्ष लग गए, 11 माह लग गए और 18 दिन का समय लग गया। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव जी थे। कौन थे? तो सर बी.एन. राव जो थे संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के। कई बार यह प्रश्न पूछा, एक एक प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछा गया है। चौथा प्रश्न है संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था। हमारे भारतीय तिरंगे झंडे को कब अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। तो 22 जुलाई 1947 को। कब अपना लिया गया था? 22 जुलाई 1947 को ही संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे को अपना लिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं पांचवा प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। यानी कि जब संविधान सभा की पहली बैठक होती है और उस बैठक की अध्यक्षता किसने की, तो डॉक्टर सदानंद सिन्हा जी किया था। और ये क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे उस समय, क्योंकि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। और जब संविधान सभा की बैठक हुई तो कहा गया किसे बनाया जाए अध्यक्ष, तो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति सदानंद सिन्हा जी थे, इन्हें ही बना दिया गया था अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है। और कब बैठक होती है संविधान सभा की पहली बैठक? तो 9 दिसंबर। कब होती है? 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भारत का संविधान स्वीकार किया गया। यानी कि भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को स्वीकार कर लिया गया, अंगीकृत कर लिया गया था, अपना लिया गया था। कब? तो 26 नवंबर 1949 को। इसलिए हम 26 नवंबर को हर साल क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। सातवां प्रश्न है कि भारतीय संविधान पूर्णतः लागू कब होता है। स्वीकार तो कर लेते हैं हम, अपना लेते हैं या फिर अंगीकृत कर लेते हैं हम कब? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन पूर्णतः लागू कब होता है? तो 26 जनवरी 1950। अगले ही साल इसको लागू कर दिया जाता है 26 जनवरी 1950 को। आगे देखते हैं आठवां प्रश्न है 26 नवंबर 1949। क्या रहेगा? 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान अधिनियमित किया गया था। किसके द्वारा इसे अधिनियमित अंगीकृत किया गया था? या फिर अधिनियमित का मतलब है स्वीकृत। क्या है? स्वीकृत का किसके द्वारा स्वीकृत किया गया था संविधान को? तो किसके द्वारा स्वीकृत किया? संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत कर लिया गया था। नेक्स्ट है 9वां प्रश्न। किस अधिनियम के तहत भारतीयों को भारत के प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया में भाग लेने का अधिकार दिया गया। भारतीयों को जो है भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। किसके द्वारा? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा भारतीयों को भारत के प्रशासन में जो एडमिनिस्ट्रेशन था यहाँ पे भाग लेने का अधिकार दिया गया। बात कर लेते हैं अगर 1833 की, तो इससे पहले एक चार्टर एक्ट आता है 1813। और इसमें क्या होता है कि चीन के साथ, किसके साथ? चीन के साथ जो है 2 ट्रेड को छोड़ करके, एक तो चाय और दूसरा चीनी, इन 2 ट्रेड को छोड़ करके, चाय और चीनी, इन दोनों ट्रेड को छोड़ करके, इन दोनों व्यापार को छोड़ करके बाकी सारे व्यापार खत्म कर दिए गए थे। लेकिन बस चाय और चीनी को, ठीक है, छोड़ दिया गया। लेकिन जब 1833 का चार्टर एक्ट आता है, इसके तहत जो 1813 में ये 2 ट्रेड छोड़े गए थे, चाय और चीनी, इन दोनों को भी 1833 में क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। पूरी तरह से चाइना के साथ ट्रेड को बंद कर दिया गया। ये था इससे जुड़ा एडिशनल फैक्ट जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है आप सबके। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है कि संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। झंडा समिति के अध्यक्ष बहुत बार पूछा गया। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो क्या थे? झंडा समिति के यह अध्यक्ष थे। और यह क्या थे? संविधान सभा की पहली बैठक होती है उसमें अस्थायी अध्यक्ष किसे चुन लिया जाता है? डॉक्टर सदानंद सिन्हा को। लेकिन 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है, उस दिन अस्थायी अध्यक्ष अगर पूछा जाए संविधान सभा का तो कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अस्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए थे। क्योंकि ये दोनों प्रश्न आप लोगों से बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है परीक्षाओं में, इसलिए आप इन दोनों प्रश्नों को आप अच्छे से याद रखेंगे।
11वां प्रश्न देखते हैं, संघ शक्ति यानी कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि संघ किसके पास था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि जो पीएम होते थे उन्हीं के पास क्या संघ की शक्ति होती थी। आज भी संघ की शक्ति किसमें निहित होती है, तो पीएम ही वास्तविक नेता होते हैं। आगे देखते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष, डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि अध्यक्ष थे। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इनसे संबंधित एक और प्रश्न 13वां कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को कब इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था, तो 13 दिसंबर को। कब, 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है, संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। इस दिन अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद यानी कि एस से डिनोट कर रही हूँ, सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुन लिया जाता है। दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर 1946 को। और इसी दिन जो है, इस दिन आर से डिनोट कर रही हूँ मैं, राजेंद्र प्रसाद जी को आर से, इस दिन अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। और 13 दिसंबर को इसकी बैठक होती है, दिसंबर में ही लगातार बैक टू बैक बैठक हो रही है। 13 दिसंबर को 1946 में होती है बैठक। और इस दिन क्या, तो पंडित जवाहरलाल पीटी नेहरू, ठीक है, पीटी नेहरू, पीटीएन में लिखते रही हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया था, तो संविधान सभा में उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। आगे चल के ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या किस रूप में बना, तो संविधान का प्रियम्बल बन गया, ठीक है, प्रस्तावना है यह। आगे देखते हैं 14वां प्रश्न, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, क्योंकि प्रांतों का इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने प्रांतों का एकीकरण किया था। यह प्रश्न भी पूछता है कि प्रांतों का एकीकरण किसने किया था, तो प्रांतों का एकीकरण जो है वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। इन्होंने बारदोली की महिलाओं ने 1928 में जो गुजरात में बारदोली सत्याग्रह होता है, तो बारदोली यानी कि गुजरात में है बारदोली, और इसी बारदोली की महिलाओं ने क्या किया था, सरदार की उपाधि दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट देखते हैं इनके आयरन मैन ऑफ इंडिया, इनके लौह पुरुष, भारत का लौह पुरुष कहा जाता है इन्हें। 15वां प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर जी थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 16वां प्रश्न देखते हैं अब हम। 16वां प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान परिषद को किस अधिनियम के तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई थी, यानी कि कौन सा अधिनियम था जो भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति दे दिया, तो यह था कौन सा अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम आता है, इसके तहत जो है भारतीयों को बजट पर बहस करने की क्या शक्ति प्रदान दी गई, अनुमति प्रदान दे दी गई। 17वां प्रश्न है कि प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अब आगे बढ़ते हैं 18वां प्रश्न देखते हैं, राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। 19वां है संचालन समिति के अध्यक्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संचालन समिति के कौन थे, तो संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। नेक्स्ट है, आगे देखते हैं 20वां प्रश्न, 29 अगस्त 1947 को किसके अध्यक्षता में संविधान सभा ने प्रारूप समिति का गठन किया था, यानी कि प्रारूप समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में हुआ था। कब गठित हुआ था प्रारूप समिति, तो यहाँ पे डेट दिया हुआ है 29 अगस्त 1947 को। डेट और ईयर दोनों याद रखिएगा। 29 अगस्त को हम क्या मनाते हैं, तो राष्ट्रीय खेल दिवस, मेजर ध्यानचंद्र के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। 21वां प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष परमानेंट चेयरमैन कौन थे, मैंने ऊपर ही बताया कौन थे, तो 11 दिसंबर को। कब बनते हैं, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जब दूसरी बैठक होती है और इसमें राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर 1946, ये आपको याद रखने हैं तीनों डेट। नेक्स्ट देखते हैं, किस प्रेसिडेंसी से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन संविधान सभा में हुआ था, तो किस प्रेसिडेंसी से हुआ था, तो मुंबई प्रेसिडेंसी से, बम्बई प्रेसिडेंसी से इनका जो है निर्वाचन हुआ था। आगे देखते हैं 23वां प्रश्न है, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था यानी कि डायरची सिस्टम किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था, कहाँ पे, सेंट्रल में, केंद्र में किस अधिनियम के तहत लागू किया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1935, और इससे हमने बहुत सारी चीज़ें अपने संविधान में ली है, भारत शासन अधिनियम 1935 से। अब देखते हैं 24वां प्रश्न क्या है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। दूसरी बैठक 11 दिसंबर को होती है और तीसरी बैठक जो है 13 दिसंबर को
होती है। आपको ये बैक टू बैक तीनों डेट याद रखें, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर। नेक्स्ट आगे देखते हैं। 26वां प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी का विचार संविधान में कहाँ से लिया गया। मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात कर रहा है, तो हमने कहाँ से लिया है मौलिक कर्तव्यों को, तो रूस यानी कि USSR, पहले से USSR कहा जाता था, ठीक है। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वार 1940 में होता है, उसके तहत जो है इस रूस को कई भागों में तोड़ दिया। आज जितने तान वाले देश हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को छोड़ करके, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सभी तान वाले देश क्या है, रूस के ही भाग हुआ करते थे, ठीक है। तो आज मौलिक कर्तव्यों को, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कहाँ से, रूस से लिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितने हैं हमारे, तो 11 ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11 हैं। अच्छा, बात करते क्या मूल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ थे, मौलिक कर्तव्य थे, तो नहीं थे, मूल संविधान में नहीं थे, बल्कि 42वां संविधान संशोधन, आपको याद रखना है, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है, और स्वर्ण सिंह समिति आती है और उसकी अनुशंसा पर, यानी कि स्वर्ण सिंह समिति, मैं यहाँ लिख देती हूँ, स्वर्ण सिंह समिति, कौन सी समिति रहती है, तो स्वर्ण सिंह समिति आती है, ठीक है। और 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में। इसी के तहत स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर क्या किया गया था, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ दिया गया था। मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिया है, तो हमने अधिकार अमेरिका से, USA से हमने मौलिक अधिकार को लिया हुआ है, ठीक है। कहाँ मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से, मौलिक अधिकार हमारे कहाँ से कहाँ तक हैं, तो 12 से लेकर के 35 तक हमारे क्या है, मौलिक अधिकार हैं। और कर्तव्यों को हमने कहाँ से लिया है, तो रूस से लिया हुआ है। आगे चलते हैं, 27वां प्रश्न देखते हैं कि द्विसदनीय यानी कि बाईकैमरल केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा बनाया गया था। तो कब, यानी कि केंद्रीय विधानमंडल को बाईकैमरल लेजिस्लेचर कब बनाया गया था, द्विसदनीय कब बना दिया गया था, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। किसके द्वारा, 1919 का भारत शासन अधिनियम आता है, इसके द्वारा इसे बाईकैमरल बना दिया गया था विधानमंडल को, ठीक है। यानी कि राज्यों में क्या, 1919 के अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन लगाया गया। लेकिन यही द्वैध शासन 1935 में, यही द्वैध शासन हटा करके कहाँ, सेंट्रल में लगा दिया गया था, ठीक है। आप इन सारे एडिशनल फैक्ट को भी आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं, 28वां प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ यानी कि ऑल इंडिया यूनियन स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही क्या, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान था। आगे देखते हैं 29वां प्रश्न, किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश भारत में संघीय शासन का प्रावधान था। तो वही फेडरल गवर्नमेंट किसके तहत बनाया गया था, तो भारत शासन अधिनियम 1935, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत शासन अधिनियम 1935। आगे चलते हैं, देखते हैं 30वां प्रश्न कि नीति निदेशक तत्वों यानी कि DPSP, इसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, इसे शॉर्ट में हम कहते हैं DPSP, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP नीति निर्देशक तत्वों को का विचार भारतीय संविधान में हमने कहाँ से लिया, किस संविधान से, आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से लिया है, आयरलैंड के संविधान से हमने DPSP को लिया है। मैं पिछली क्लास में भी आपको बताई थी कि DPSP क्या है, तो ये जो DPSP है यह क्या है, इनफोर्सेबल है, वाद्य योग्य नहीं है। आपको प्रश्न में मिल जाएगा कि वाद्य योग्य, या फिर किताबों में मिल जाएगा वाद्य योग्य नहीं है, तो वाद्य योग्य क्या नहीं है, क्या है, वाद्य योग नहीं है, ठीक है। आपको याद रखना है वाद्य योग क्या है, आपको तो सब, मुझे भी पहले मैंने जब भी पढ़ा था मुझे समझ में नहीं आया, तो इसे हम क्या इंग्लिश टर्म याद रखेंगे इसके लिए, क्या कि फोर्सेबल, इनफोर्सेबल। तो DPSP क्या है, इनफोर्सेबल है, यह केवल और केवल क्या किया जा सकता है, इसको राज्य जो है क्या करता है, DPSP को सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर राज्य बनाने की बात करता है। राज्य जो भी योजनाएं लगेंगी कि हाँ वेलफेयर है हमारे, किसके लिए, सोसाइटी के लिए वेलफेयर है हमारे राज्य के लिए, तो उसको अपनाएगा। जैसे आर्टिकल 40 हो गया कि DPSP में है, 42 हो गया, 43 हो गया, 44 सिविल कोड जो कि गोवा में लागू है, ये सब कहाँ पे है, तो DPSP में ही है। 50 हो गया, 51 हो गया, ये सभी कहाँ पे हैं, तो ये सब DPSP में है। नेक्स्ट चलते हैं, 31 क्या है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत का विचार भारतीय संविधान में कहाँ से लिया। यानी कि देखिए, स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुत्व, तीनों टर्म आपको याद रखने हैं। बहुत बार, अरे ये PCS की परीक्षाओं में तो बहुत ही बार, ना जाने कितनी बार पूछा गया है, वनडे एग्जाम्स में भी पूछा गया है कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत, इनके प्रिंसिपल्स ऑफ क्या है, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड इनकी फ्रैटर्निटी, यह कहाँ से लिया गया है, तो यह लिया गया फ्रांस से। यानी कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर का प्रश्न देखते हैं
रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कब तथा कहाँ सर्वोच्च न्यायालय की यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई? किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत यानी कि 73 रेगुलेटिंग एक्ट 73 के तहत कब लागू किया गया और कहाँ पे? तो देखिए यानी कि सबसे पहले आता है रेगुलेटिंग एक्ट 73 और इसके तहत कोलकाता में 1974 में एक साल बाद एक्ट रहता है 73 का और 74 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। इसकी पहले जज एलिजा इम्पे, ये बहुत बार पूछा गया है कि इसके पहले जज कौन थी? तो एलिजा इम्पे, पहले जज इसके एलिजा इम्पे हुए थे। कौन थे हुए थे? तो एलिजा इम्पे इसके पहले जज हुए थे, जो कि 73 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 74 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं 33वां न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू का विचार भारतीय संविधान में कहाँ से हमने लिया है? तो जुडिशियल रिव्यू हमने कहाँ से? अमेरिका से, यूएस से, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से हमने लिया है जुडिशियल रिव्यू न्यायिक पुनरावलोकन। किसमें है? तो यह आर्टिकल 13 में न्यायिक पुनरावलोकन की बात की गई। हमने लिया कहाँ से है? तो अमेरिका से लिया है जुडिशियल रिव्यू को। नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर का प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस निर्गत यानी कि इशू करने की शक्ति दी गई है? यानी कि सीधी सी बात पूछा है, राष्ट्रपति किस अधिनियम के तहत क्या करते हैं? अध्यादेश जारी कर सकते हैं। किस अधिनियम के तहत? भारत शासन अधिनियम क्या है? 1935 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकते? अध्यादेश। राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 1, 2, 3 किसके तहत? 123 के तहत ये क्या करते हैं? आर्टिकल जारी करते हैं। 124 में क्या हमारे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 213 के तहत कौन? राज्यपाल। राज्यपाल किसके तहत? 213 के तहत ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 35वां प्रश्न है, 35वां प्रश्न है संवैधानिक संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का विचार भारतीय संविधान में हमने कहाँ से लिया है? यानी कि संवैधानिक संशोधन हमने कहाँ से लिया है? साउथ अफ्रीका से। संविधान संशोधन हमने कहाँ से लिया? साउथ अफ्रीका से लिया है। और अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? 368 संविधान संशोधन से ही संबंधित है। 360 किससे है? तो यह वित्तीय आपात है। और 368 क्या है? तो फ्री में यानी कि क्या? साउथ अफ्रीका यानी कि फ्री में हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। ट्रिक है याद करने की। संविधान संशोधन कहाँ से हमने लिया है? साउथ अफ्रीका यानी कि फ्री में संशोधन करते हैं। किसके तहत? तो 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत। नेक्स्ट क्या है? 36वां प्रश्न है, आपातकालीन उपबंध इमरजेंसी प्रोविजन का विचार भारतीय संविधान में हमने कहाँ से लिया है? तो आपातकालीन उपबंध हमने जर्मनी से लिया है। 3 तरह के आपात की बात की जाती है हमारे संविधान में। कौन कौन से आपात हैं? तो अनुच्छेद 352 जो कि हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आपात करते हैं। सशस्त्र विद्रोह या फिर क्या हो जाता है? राष्ट्रीय बाह्य आक्रमण जब हो जाए तो राष्ट्रीय आपात लागू होता है पूरे देश में। बात करते हैं 356 की, तो यह क्या होता है? राज्यों में जब संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है 356 को। 360 क्या है? तो भारत में अभी तक एक बार भी इम्पोज नहीं किया गया वित्तीय आपात को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 37वां प्रश्न क्या है कि नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत कर लिया गया था? इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। लेकिन स्वीकृत कब हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। कब? तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत कर लिया गया था। अगले साल इसको स्वीकृत कर लिया गया था। नेक्स्ट क्या है? 38वां, किसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था? तो किसके तहत हमारे भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था? कैबिनेट मिशन। किसके तहत? कैबिनेट मिशन, जो कि 1946 में आता है। कब आता है कैबिनेट मिशन? आता क्यों है ये भी प्रश्न पूछा है। तो संविधान, भारतीय संविधान के गठन के लिए कौन सा मिशन आता है? कैबिनेट मिशन आता है, 1946 में आता है। स्टेफोर्ड क्रेस, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, ये थे क्या? कैबिनेट मिशन के 3 ये सदस्य थे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 1939वां प्रश्न, संघात्मक व्यवस्था यानी कि फेडरल सिस्टम का विचार भारतीय संविधान में हमने कहाँ से लिया है? तो हमने संघात्मक व्यवस्था, फेडरल सिस्टम हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से। यानी कि कनाडा से बहुत बार प्रश्न पूछता है संघवाद या संघ हमने कहाँ से लिया है? तो यह कनाडा से ही लिया है। आगे देखते हैं 40वां प्रश्न, समवर्ती सूच यानी कि कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूच का विचार हमने कहाँ से लिया है? तो समवर्ती सूच हमने कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया से लिया है हमने समवर्ती सूच का। असमवर्ती सूची 3 तरह की सूची होती है। कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और 3 तरह की सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची और तीसरी होती है समवर्ती सूची। कौन सी? तो समवर्ती सूची। और यह
संघ सूची पे क्या होता है, तो संघ केवल संघ सूची के जितने विषय हैं इस पर संघ ही अपना क्या करेगा, नियम कानून बनाएगा। राज्य सूची के विषय पर सिर्फ राज्य बनाएगा। लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं संघ और राज्य दोनों पर जब कानून, यानी कि दोनों को कानून कौन बनाता है, समवर्ती सूची में, संघ विषय की और राज्य विषय की सूची पे दोनों पे कानून किस सूची में आता है, तो समवर्ती सूची। और यह समवर्ती सूची किससे संबंधित है, कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची। शिक्षा क्या है, समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है, जिसपे राज्य और संघ दोनों क्या कानून बना सकते हैं। आगे देखते हैं, मूल कर्तव्यों का विचार भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है, तो हमने मौलिक कर्तव्य कहाँ से, ये प्रश्न ऊपर भी हो चुका है, रूस से लिया है, यूएसएसआर से लिया है। और यह कितने हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, 11 हैं। पहले हमारे मूल संविधान में नहीं था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत स्वर्ण समिति की अनुशंसा पर इसको हमने संविधान में क्या किया था, ऐड किया था। याद रखिएगा, मूल संविधान में हमारे मौलिक कर्तव्य नहीं थे, मौलिक अधिकार थे। और मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिया है, तो हमने मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया हुआ है। 42वां प्रश्न है, संसदीय विशेषाधिकार का विचार भारतीय संविधान में कहाँ से, यानी कि संसदीय विशेषाधिकार ये कहाँ से आया है, तो ब्रिटेन से हमने संसदीय व्यवस्था, यानी कि संसदीय विशेषाधिकार का मतलब है कि संसदीय व्यवस्था हमने कहाँ से लिया है, तो ब्रिटेन से लिया हुआ है। 43वां प्रश्न देखते हैं कि देखिए आ ही गया प्रश्न, क्या है, मूल अधिकार की बात कर रहा है। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स का विचार हमने कहाँ से लिया है, तो अमेरिका से। कहाँ से लिया है, अमेरिका। भाग 3 किससे संबंधित है, याद रखिए संविधान का भाग 3 या किससे है, मौलिक अधिकार से संबंधित है, ठीक है। 12 से लेकर के कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकारों की बात की जाती है। और बात कर लेते हैं कि इसे हम क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार को, अनुच्छेद यानी कि भाग 3 को हम क्या कहते हैं, तो इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसको, भाग 3 को। याद रखिएगा, सारे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं परीक्षाओं में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 44वां, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष दोनों याद रखिए, अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष। 45वां प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो कब गठन हुआ था, 6 दिसंबर नहीं बल्कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन होता है। और इसी दिन पहली बार अध्यक्ष किसे बना दिया जाता है, तो पहली बार अध्यक्ष बना दिया जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष मैंने ऊपर बता दिया, कई बार इस प्रश्न को बता दिया, राजेंद्र प्रसाद जी थे। 46वां प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 47वां प्रश्न देखते हैं आगे कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष, अभी तक हमने अध्यक्ष ही पढ़ा, लेकिन उपाध्यक्ष कौन थे, हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे। नेक्स्ट 48वां प्रश्न है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो यह कितने सदस्य थे, तो 379, यानी कि हमारे संविधान सभा में कितने सदस्य थे, यह जो था क्या था, हमारा अंतिम प्रश्न था। 48 प्रश्न ही थे रिवीजन के। और यह 48वां प्रश्न है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, 379 सदस्य थे। आई होप आप लोगों का बहुत ही अच्छे से रिवीजन हो रहा होगा और आप क्लास को, लेक्चर्स को देख के रिवीजन करते रहिए। और ऑल द बेस्ट सभी को। क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए और अच्छे से एग्जाम देकर के आइए। नो फियर, एकदम अच्छे से एग्जाम को, पेपर को बहुत ही धैर्य के साथ सॉल्व करके आइए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।